ह्यूमनिस्टिक फिलॉसफी में या ह्यूमनिस्टिक थेरेपी में एक और नाम यूज किया जाता है जिसको क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी कहा जाता है। क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी को ही नॉन डायरेक्टिव अप्रोच भी कहा जाता है। दोनों नामों में क्या मुमासलत है? लफ्ज क्लाइंट सेंटर्ड का लफ्ज इस्तेमाल हुआ था जब कार्ल रॉजर ने ये एम्फसाइज किया कि पेशेंट की बजाय क्लाइंट का लफ्ज इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जैसे कि हम जब इंश्योरेंस कंपनीज वाले लॉयर्स इस तरह बहुत सारे लोग अपने कस्टमर्स के लिए क्लाइंट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह पेशेंट एक स्टीरियोटिपिकल वर्ड है और क्लाइंट का लफ्ज़ इसको ज़्यादा इंक्लूसिवनेस देता है और ज़्यादा ब्रॉड टर्म है, यानी कि सिर्फ एबनॉर्मल या पेशेंट किस्म के जो लोग हैं जो डिसऑर्डर्ड का शिकार हैं सिर्फ उनको ही साइकोथेरेपी और हेल्प की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि काउंसलिंग की, गाइडेंस की ज़रूरत सबको हो सकती है, इसलिए उसने लफ्ज़ क्लाइंट इस्तेमाल किया। इसी तरह नॉन डायरेक्टिव क्यों है? क्योंकि बाकी सारी थेरेपीज फोकस करती थी किसी को कुछ ना कुछ सिखाने पे कि जो पर्सन थेरेपी के लिए आया है उसको कुछ नया इनोवेटिव सिखाया जाए, लेकिन क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी दरअसल एक एम्पैथेटिक लिसनिंग को, एक्टिव लिसनिंग को प्रेफरेंस देती है कि दरअसल रोल ऑफ जो थेरेपिस्ट है वो ऑल टुगेदर डिफरेंट है। किस तरह से डिफरेंट है इसको हम डिटेल से पढ़ने लगे हैं। क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी 1940s में लॉन्च हुई थी। इट वाज अ लॉन्चिंग ऑफ ह्यूमनिस्टिक थेरेपी, उसके अंदर से ये आई थी और इसको बाकायदा तौर पर APA में शामिल किया गया। थेरेपिस्ट हेल्प दिस प्रोसेस along by setting up the most facilitative climate, a warm interpersonal relationship that is marked by therapist genuineness, unconditional positive regard and empathy। थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप में जैसे कि कार्ल रॉजर ने बताया कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अचीव करना किसी पर्सन का, कि वो पर्सन अपने लिए सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अचीव कर सके, ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होगा थेरेपी का। और बाकी जो इब्राहिम मैस्लो की टीचिंग थी उससे भी काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड है कार्ल रॉजर का जो पॉइंट ऑफ व्यू है। आगे नेक्स्ट हमारे पास एक डायलॉग है क्लाइंट और रॉजर के बीच में कि किस तरह का ये प्रोसेस होगा। देखें कि इसमें एक डिस्कशन है, एक हेल्दी डिस्कशन होगी, एक तरह का एक एक्टिव लिसनिंग होगी कि पर्सन कोई बात बता रहा है उसको फैसिलिटेट किया जाए कि वो अपने गोल्स को खुद से सेट कर सके। देन हम अभी देखते हैं कि इसमें और क्या क्या पॉइंट्स हैं। कार्ल रॉजर ने 1957 में कहा एक आर्टिकल में कि नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन ऑफ थेरेप्यूटिक पर्सनैलिटी चेंज क्या है, कि क्या चीज़ हो तो पर्सनैलिटी चेंज होगी। हम किसी को बदलना चाहते हैं तो वो बदलाव अंदर से आना चाहिए। जैसे बिहेवियरल प्रिंसिपल, तो याद है ना कि वो आपके बिहेवियर को चेंज करने पे फोकस देते हैं, और इसी तरह कॉग्निटिव है तो वो थिंकिंग पैटर्न को। लेकिन जो कार्ल रॉजर है उसका मानना है कि अगर कोई शख्स बदलना चाहता है खुद को तो ये बदलाव उसके अंदर से पैदा होगा, और उसकी अंदरूनी तब्दीली का वो खुद मंबा और मरकज़ है, वो खुद सोर्स है अपने अंदर चेंज की। कोई पर्सन बाहर से इन्फ्लिक्ट नहीं कर सकता उसके ऊपर चेंज। अच्छा, अब ये जो पॉइंट थेरेपी है ये कैसे काम करती है। टू पीपल, द क्लाइंट एंड थेरेपिस्ट आर इन साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्ट। दोनों मतलब पेशेंट या क्लाइंट जो है वो आया है थेरेपिस्ट के पास। द क्लाइंट इज इन अ स्टेट ऑफ इनकॉन्ग्रुएंस। इनकॉन्ग्रुएंस किस चीज़ की है? कि उसके थॉट, बिहेवियर और इमोशंस अलाइंड नहीं है। ही इज मोर वल्नरेबल टू बीइंग एंग्जियस। जो थेरेपिस्ट है वो कॉन्ग्रुएंट पर्सन होना चाहिए, उसकी अपनी पर्सनैलिटी में कंप्लीट हार्मनी होनी चाहिए, ऑथेंटिक हो, कंसिस्टेंट हो, और उसके ऊपर वो ट्रस्ट वर्दी हो। जो क्लाइंट है वो उस पर ट्रस्ट कर सकता हो कि ये मेरे लिए जो मशवरा देगा वो बिल्कुल ठीक होगा। थेरेपिस्ट उस क्लाइंट के लिए अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड रखेगा, उसके बारे में नेगेटिव नहीं होगा, यानी उसको जज नहीं करेगा। उसके बाद एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग, उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको एज इट इज़ समझने की कोशिश करेगा, जैसा कि वो बताना चाह रहा है। अपनी तरफ से कोई जजमेंट ऐड नहीं करेगा। इट्स अ नॉन जजमेंटल एटीट्यूड। और क्लाइंट्स का जो अपना इंटेलेक्चुअल फ्रेम ऑफ माइंड है ना, जहाँ से वो देख रहा है उसी की परसेप्शन में उसकी सब्जेक्टिव परसेप्शन को अंडरस्टैंड करेगा। ये 3-4 लफ्ज़ याद रखने हैं तो आपको पूरी बात समझ आएगी। द क्लाइंट इज ट्राइंग टू गेट सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्लाइंट विदाउट मेकिंग एनी जजमेंट्स। और ये चीज़ कैसे अचीव होगी, ये कम्युनिकेशन कैसा होगा, व्हाट इज़ दिस कम्युनिकेशन स्टाइल। ये कम्युनिकेशन स्टाइल जेन्युइननेस पे मबनी होगा कि एक्चुअली जो थेरेपिस्ट है चूँकि वो एक हारमोनियस पर्सन है, जैसे अभी हम ऊपर बात कर चुके हैं ना कि कॉन्ग्रुएंट पर्सन है,
और इससे क्या है कि वो जेन्युइननेस उसके अंदर होगी कि वो जो मशवरा दे रहा है या बात सुन रहा है या उसके बारे में कोई फीलिंग रख रहा है, इट इज़ फ्री ऑफ एनी प्रेजुडिस, एनी स्टीरियोटाइप्स। उसको इतना बड़ा होना चाहिए कि वो जज ना करे लोगों को। When therapists are genuine or congruent in the therapeutic relationship, they are natural and artless। कोई वो अपनी तरफ से बन के नहीं आ रहे हैं, बनावट नहीं है। There is no artificialness in them। वो चीज़ हमें नज़र नहीं आएगी। जेन्युइननेस के बाद है ये, अभी जेन्युइननेस को समझने के लिए अपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू भी हमारे पास आया है। द अपोजिट ऑफ जेन्युइननेस इज द रोजेरियन सेंस वुड बी गेम फेस पीपल कैन डिस्प्ले एज द कैलकुलेटेड गैम्बिट डिजाइन टू गेन सब एडवांटेज। कोई गेन नहीं हासिल करना, उससे कुछ लेना नहीं है। ही इज जस्ट अ क्लाइंट। वो अपने प्रॉब्लम के साथ आया है आपके पास, आप उसको जेन्युइनली अंडरस्टैंड करेंगे। यू आर नॉट ट्राइंग टू फोरप्ले विद हिम, कि वो आप उसके साथ कुछ और नहीं कर रही है। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, जैसी भी उसकी सोचें हैं, उसकी सब्जेक्टिव परसेप्शन जैसी भी है, यू रिस्पेक्ट हिज थॉट्स। वो आपके जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है, हम उसके साथ उसको एक्सेप्टिंग है। People often ask client-centered therapist question, what if the client is a child molester or a ex-murderer? अगर वो किसी को कत्ल करके आया हुआ है या वो कुछ इस किस्म की बैड एक्टिविटीज में मुलविस है, तो आप किस तरह उससे बात करेंगे? They still आर यू स्टिल ओके? तो वो ये कहते हैं, यस यू आर ऑलवेज वैल्यू प्राइज एंड एक्सेप्ट द ह्यूमन बीइंग इवन if you reject his or her behavior, it is always just like the religious concept of rejecting the sin but not the sinner। वो जो लफ्ज़ आता है ना, नफरत जुर्म से ना कि मुजरिम से। तो चूंकि हम ये मानते हैं कि दरअसल उसकी भी कोई ना कोई रीज़न है, तो उसको समझने के लिए, उसके पॉइंट ऑफ व्यू समझने के लिए ज़रूरी है कि उससे कम्युनिकेशन बनाया जाए। समटाइम आप इंटरव्यूअर्स को देखते हैं कि कोई टेररिस्ट या मैस किलर्स के इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, और स्टिल अगर वो कोई बात बताते हैं, उसे कहते नहीं, ओए तुम तो बहुत कमीने हो, तुमने ये किया है, ओए तुमने ये किया है। ऐसे उसको उस टाइम पे नहीं करते हैं, बल्कि जो इंटरव्यूअर है वो बस उसकी बात सुन रहा होता है और उसको रिकॉर्ड कर रहा होता है। सेम वे जस्ट लिसन टू हिम कि वो क्या पॉइंट ऑफ व्यू लेकर आता है और उसमें से क्या निकलेगा, तभी थेरेप्यूटिक प्रोसेस चल सकेगा। तो ये अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड है विदाउट जजिंग दी अदर पर्सन। एम्पैथी, जैसे आपको लफ्ज़ का पता है, सिंपैथी के अलावा होता है। सिंपैथी का मतलब है कि किसी की दुख तकलीफ समझ के उसके साथ खड़े होना, स्टैंड होना। लेकिन एम्पैथी है टू बी इन अदर पर्सन शू, टू ट्राई टू अंडरस्टैंड हिज पर्सपेक्टिव fully and completely, to have the subjective perception about the other person as it is। Empathy means turning into at sensing the client's private word as accurately as possible, and if it were one's own private वर्ड, जो भी उसकी प्राइवेट वर्ड है, मेंटल वर्ड है, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना और वही बनने की कोशिश करना। स्ट्राइविंग टू अंडरस्टैंड द क्लाइंट फीलिंग एंड परसेप्शन एज विविडली एज पॉसिबल विदाउट ट्राइंग टू बिकम द क्लाइंट is vital for client-centered therapy। Understanding all is to forgive all। कुछ चीज़ें मैं थोड़ी सी इसमें से स्किप करती हूँ। नेक्स्ट आप यहाँ से ये भी देखेंगे कि ये जो डायलॉग्स हैं ये बहुत हेल्प करते हैं कि एक्चुअली ये प्रोसेस कैसे होता है, इसके ओवरलुक नहीं करना, इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको थोड़ा सा रीड करें ज़रूर। रिसर्च क्या हुई है उसके ऊपर, ये तो हमें समझ आई दरअसल ये कोलैबोरेटिव प्रोसेस है, नॉन डायरेक्टिव है। क्लाइंट एक एम्पैथेटिक लिसनिंग प्रोवाइड करेगा, डायरेक्शंस देगा उसको ग्रो एंड चेंज होने के लिए क्लाइंट को, लेकिन बाकी सारी चीज़ें क्लाइंट अपने तौर पर ही करेगा। रिसर्च ये कहती है कि जो काउंसलिंग है या एक हेल्दी पर्सन की नरिशमेंट, सेल्फ ग्रोथ और पर्सनल ग्रोथ है, उसके लिए क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी वेरी हेल्पफुल थी। लेकिन जो सीवियर इलनेसेस हैं सच एज स्किज़ोफ्रेनिया, उनके लिए इतनी हेल्पफुल साबित नहीं हुई थी। ये सारी वही बात लिखी हुई है इसमें। हमारे पास एक्लेक्टिक ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन भी एक्लेक्टिक है कि मोर देन वन थेरेपी को इकट्ठा किया जाए, और वुमेन साइकोलॉजिस्ट ऐसा ही करते हैं। एक 3 स्टेज मॉडल कहलाता है, ये मैं अलग से भी कराऊंगी लेकिन अभी हम जल्दी से इसके साथ पढ़ लेते हैं। 3 स्टेज मॉडल का मतलब है टू हेल्प द क्लाइंट एक्सप्लोर, टू गेन इनसाइट एंड टू शो सम एक्शन। ये 3 बातें करनी है। एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोर करना, टू एक्सप्लोर द प्रॉब्लम, व्हाट प्रॉब्लम इज। तो साइकोथेरेपी जो ह्यूमनिस्टिक है, इसका मतलब ये नहीं है कि यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करने, बल्कि टू हेल्प द क्लाइंट हेल्प ग्रो, कि वो ग्रो करे, वो अपनी उस बबल में से निकले और अपने आप को एक्सप्लोर करे, खुद को ढूंढे और अपने जो इसकी पोटेंशियल्स हैं उनको एक्सप्लोर करके हल करने की कोशिश करे। एक्सप्लोरेशन में द पर्सन विल एक्सप्लोर हिज पोटेंशियल्स एंड his personal hinders in his personal growth। इनसाइट साइको एनालिसिस से आएगी टू गेन इनसाइट अबाउट काजेस क्या हैं, क्यों हिंडर हुई है जो सेल्फ ग्रोथ है, क्यों नहीं सामने आ रही।
और देन एक्शन जिसमें कॉग्निटिव बिहेवियर आएगी कि हमने अपने थॉट्स को और बिहेवियर्स को कैसे रेक्टिफाई करना है कि हम अपने पास्ट के बैड एक्सपीरियंसेस से छुटकारा पा सकें जो इनसाइट के थ्रू आई हैं, और हाउ वी कैन एक्सप्लोर और फ्यूचर गोल्स, हम अपने फ्यूचर के गोल्स कैसे सेट कर सकते हैं। तो ये 3 स्टेजेस हैं जो कि किसी भी पर्सन को थ्राइव करने में, आगे बढ़ने में, कामयाब करने में इनकी एक तरह से एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती हैं। हम ये कोलैबोरेटिव अप्रोचेस जो हैं साइकोथेरेपी की, ये नेक्स्ट भी पढ़ेंगे। साइकोलॉजिस्ट भी हमारे लिए ज़रूरी हैं और हमारे कैरिकुलम में भी ज़रूरी हैं। अल्लाह हाफ़िज़।